नमस्ते। आज हम मुगल सल्तनत के उस दौर पर नजर डालेंगे जब कह सकते हैं कि उसकी शानदार इमारत दरकने लगी थी। हाँ बिल्कुल। हम बात करेंगे औरंगजेब की 1707 में मौत के बाद के दौर की, जिसे उत्तर मुगल काल कहा जाता है, और समझने की कोशिश करेंगे कि 18वीं सदी में कैसे ये इतना बड़ा साम्राज्य मतलब ताश के पत्तों की तरफ बिखर गया। आज की हमारी ये गहरी पड़ताल आधारित है एनसीईआरटी की पुरानी कक्षा 8 और 12 की किताबों, तमिलनाडु बोर्ड की कक्षा 12 की किताब और एनआईओएस के स्टडी मटेरियल पर। जी। हमारा मकसद है इन स्रोतों से जरूरी जानकारी निकालकर ये समझना कि इस पतन के पीछे कौन से शासक थे, कैसी घटनाएं थी और क्या कारण थे। बिल्कुल। और ये देखना वाकई दिलचस्प है कि कैसे एक मजबूत केंद्रीय सत्ता धीरे धीरे कमजोर हुई, दरबार साजिशों का गढ़ बना, हाँ। और कैसे क्षेत्रीय ताकतें सिर उठाने लगीं, जिसने आखिरकार साम्राज्य के बिखराव का रास्ता तैयार किया। तो 1707 में औरंगजेब की मृत्यु ये एक बड़ा मोड़ था। यहीं से पतन की रफ्तार तेज हो जाती है। बिल्कुल। वो जो बादशाह उनके बाद आए वो औरंगजेब जैसे या उनसे पहले के मुगल शासकों जैसे ताकतवर साबित नहीं हुए। हाँ। और उन्हें ही इतिहास में उत्तर मुगल कहा गया। हाँ, औरंगजेब की मौत के फौरन बाद ही उनके बेटों में मतलब गद्दी के लिए खूनी जंग छिड़ गई। अच्छा। और इस संघर्ष के बाद जो भी शासक आए उनमें वो बात नहीं थी। दरबार में अमीरों के अलग अलग गुट बन गए, ईरानी, तुरानी, अफगानी, हिंदुस्तानी, और ये गुट अपने अपने पसंदीदा शहजादे को बादशाह बनाने या बादशाह को हटाने की साजिशों में लगे रहते थे। नतीजा ये हुआ कि सूबेदार और ताकतवर सरदार अपने अपने इलाकों में लगभग आजाद हो गए। तो सबसे पहले कौन थे? हाँ, बहादुर शाह प्रथम। हाँ। 1707 से 1712 तक। इनका असली नाम मुअज्जम था। हाँ। और 65 साल की उम्र में जब ये बादशाह बने तो इन्होंने शाह आलम प्रथम की उपाधि भी ली। क्या इन्होंने हालात सुधारने की कोशिश की? देखिए, उन्होंने कोशिश जरूर की। बहादुर शाह प्रथम ने औरंगजेब की कुछ सख्त नीतियों को पलटने का प्रयास किया, खासकर राजपूतों और मराठों के साथ सुलह करने की कोशिश की। अच्छा। और हिंदू सरदारों और राजाओं के प्रति थोड़ा नरम रवैया अपनाया। वो सुलह समझौते में यकीन रखते थे। लेकिन राजपूतों के साथ मामला शुरुआत में थोड़ा बिगड़ा भी था, है ना? सुनने में आता है कि उन्होंने अंबेर के जयसिंह और मारवाड़ के अजीत सिंह पर नियंत्रण करने की कोशिश की। उनकी राजधानियां तक छीनने का प्रयास हुआ। हाँ, शुरू में ऐसा हुआ, लेकिन जल्द ही उन्हें समझ आया कि ये रास्ता ठीक नहीं है। उन्होंने जयसिंह और अजीत सिंह को उनके राज्य वापस कर दिए। अच्छा, तो सुलह हो गई फिर? सुलह तो हुई, पर हाँ, राजपूत राजा चाहते थे कि उन्हें मालवा और गुजरात जैसे बड़े और अहम सूबों की सूबेदारी मिले, जो बहादुर शाह ने पूरी तरह से नहीं मानी। इससे राजपूत पूरी तरह संतुष्ट नहीं हुए, कह सकते हैं। और मराठों के साथ क्या स्थिति रही? शिवाजी के पुत्र शाहू जी, जो औरंगजेब के समय से कैद थे, उन्हें बहादुर शाह ने रिहा कर दिया। ये तो बड़ा कदम था। हाँ, शाहू की रिहाई एक अहम फैसला था, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन बहादुर शाह ने मराठों को दक्कन से चौथ और सरदेशमुखी वसूलने का पूरा अधिकार नहीं दिया। अच्छा, ये चौथ और सरदेशमुखी ये टैक्स थे, है ना? हाँ बिल्कुल। चौथ एक तरह का प्रोटेक्शन मनी जैसा था, और सरदेशमुखी इलाके के वंशानुगत मुखिया होने का दावा जताने वाला टैक्स। ओके। तो पूरा अधिकार न मिलने से मराठों में भी एकता नहीं हो पाई। शाहू और ताराबाई के बीच मतलब वर्चस्व की लड़ाई छिड़ गई, जिससे दक्कन में शांति नहीं आ सकी। और सिखों के साथ भी उनके रिश्ते मतलब उतार चढ़ाव वाले रहे? बिल्कुल। पहले उन्होंने 10वें गुरु गोबिंद सिंह जी के साथ मेल मिलाप किया, उन्हें ऊंचा मनसब भी दिया। लेकिन 1708 में गुरुजी की मृत्यु के बाद जब बंदा बहादुर के नेतृत्व में पंजाब में विद्रोह हुआ, तो बहादुर शाह ने खुद फौज लेकर उसका सामना किया। उन्होंने बंदा बहादुर से लोहगढ़ का किला जीता भी, जो गुरु गोबिंद सिंह जी ने बनवाया था। लेकिन 1712 में सिख उसे दोबारा हासिल करने में कामयाब हो गए। अच्छा। और इसी साल 1712 में बहादुर शाह की मौत हो गई। उनकी मौत के बाद फिर वही हुआ, फिर से उत्तराधिकार का युद्ध। हाँ बिल्कुल, उत्तराधिकार का युद्ध। और इस बार गद्दी मिली जहांदार शाह को, सिर्फ 1 साल के लिए, 1712 से 1713 तक। जी। इन्हें गद्दी दिलाने में जुल्फिकार खान का बड़ा हाथ था, जो एक बहुत ताकतवर अमीर थे। जहांदार शाह देखिए बहुत ही कमजोर और लापरवाह शासक थे। कहा जाता है कि वो शासन के काम में कम और नाच गाने में ज्यादा मशगूल रहते थे। अच्छा। असली ताकत उनके वजीर जुल्फिकार खान के पास थी। तो जुल्फिकार खान ने क्या किया? जुल्फिकार खान ने बिगड़ती हालत को संभालने के लिए राजपूतों और मराठों से दोस्ती की नीति अपनाई। उन्होंने जयसिंह को मिर्जा राजा सवाई की उपाधि और मालवा का सूबेदार बनाया
और अजीत सिंह को महाराजा की उपाधि देकर गुजरात का सूबेदार। अच्छा, मतलब राजपूतों को खुश करने की कोशिश। और मराठों को भी कुछ रियायतें दी। हाँ। उन्होंने शाहू को दक्कन की चौथ और सरदेशमुखी वसूलने का हक दे दिया, लेकिन एक शर्त लगा दी कि वसूली मुगल अफसर करेंगे और फिर मराठों को देंगे। ओ, मतलब पूरा कंट्रोल नहीं दिया। बिल्कुल। जुल्फिकार ने जाट सरदार चूरामन और बुंदेला सरदार छत्रसाल से भी दोस्ती गांठी, मगर सिखों के खिलाफ वो बंदा बहादुर के दमन की नीति वो जारी रखी। जहांदार शाह के समय की एक और चीज जिसका जिक्र मिलता है वो है इजारा व्यवस्था। ये क्या थी और इसका क्या असर हुआ? इजारा, हाँ, ये यानी राजस्व वसूली का काम ठेके पर देना। ठेके पर? हाँ, जो सबसे ज्यादा बोली लगाता उसे जमीन से लगान वसूलने का अधिकार मिल जाता। इससे हुआ ये कि ठेकेदार किसानों से ज्यादा पैसा निचोड़ने की कोशिश करते थे। जाहिर है, क्योंकि उनका मकसद कम समय में मुनाफा कमाना होता था, न कि खेती की भलाई देखना। इससे किसानों पर बोझ बहुत बढ़ गया और खेती को नुकसान पहुंचा। ये तो बुरा हुआ। हालांकि जहांदार शाह ने जजिया कर खत्म कर दिया था, जो औरंगजेब ने गैर मुसलमानों पर लगाया था। हाँ, ये एक अच्छा कदम था। पर उनका राज ज्यादा चला नहीं। 1713 में उनके ही भतीजे फर्रुखसियर ने उन्हें आगरा में हरा दिया और मरवा दिया। ओहो। फर्रुखसियर 1713 से 1719 को गद्दी पर बिठाने वाले थे सैयद बंधु अब्दुल्ला खान और हुसैन अली खान बरहा। हाँ, किंग मेकर्स। बिल्कुल। ये इतने ताकतवर हो गए थे कि इन्हें इतिहास में राजा बनाने वाले यानी किंग मेकर्स कहा जाने लगा। अब्दुल्ला खान वजीर बने और हुसैन अली खान मीर बख्शी मतलब सेना प्रमुख। लेकिन फर्रुखसियर खुद कैसे शासक थे और सैयद बंधुओं के साथ उनके रिश्ते कैसे रहे? क्या वो उनके कंट्रोल में थे? फर्रुखसियर, देखिए, वो बेहद कायर, क्रूर और नाशुक्रे साबित हुए। उनमें फैसले लेने की हिम्मत नहीं थी और वो हमेशा साजिशों में लगे रहते थे। अच्छा। असल हुकूमत तो सैयद बंधुओं के हाथ में ही थी। उन्होंने भी धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपनाई, जजिया खत्म रखा और राजपूतों से रिश्ते मजबूत किए। अजीत सिंह जैसे राजाओं को ऊंचे पद दिए गए। मराठों के साथ भी उन्होंने एक अहम समझौता किया 1719 में पेशवा बालाजी विश्वनाथ की मदद से। पेशवा बालाजी विश्वनाथ? हाँ, शाहू को दक्कन के 6 मुगल सूबों की चौथ और सरदेशमुखी का अधिकार मिल गया। ओ, ये तो बड़ी बात थी। हाँ, बहुत बड़ी बात। बदले में शाहू ने मुगल बादशाह को सालाना खिराज देने और जरूरत पड़ने पर 15,000 घुड़सवारों की मदद देने का वादा किया। ये समझौता मुगल सत्ता के लिए एक बड़ा झटका था, क्योंकि इसने दक्कन में मराठा शक्ति को मान्यता दे दी। और दिलचस्प बात यह है कि उन्हीं बालाजी विश्वनाथ ने दिल्ली आकर सैयद बंधुओं की मदद की फर्रुखसियर को हटाने में। ये कैसे हुआ? हाँ, ये विडंबना ही है। फर्रुखसियर लगातार सैयद बंधुओं के खिलाफ साजिश कर रहे थे। अच्छा। आखिरकार 1719 में सैयद बंधुओं ने मराठा सैनिकों की मदद से फर्रुखसियर को पहले अंधा किया, फिर गद्दी से हटाया और मरवा दिया। हाँ, ये मुगल इतिहास में पहली बार था कि किसी बादशाह को उसके ही अमीरों ने मरवा दिया हो। बाप रे। लेकिन सैयद बंधुओं का ये किंग मेकर वाला दबदबा भी ज्यादा लंबा नहीं चला। शायद नहीं चला। उन्होंने लगभग 8 साल तक मुगल राजनीति पर राज किया, 2 और कमजोर शहजादों को गद्दी पर बिठाया। उन्होंने अच्छी नीतियां अपनाने की कोशिश की, लेकिन दरबार में उनके खिलाफ गुटबाजी बढ़ती गई। अच्छा, मतलब उनके भी दुश्मन बन गए। हाँ, खासकर निजाम उल मुल्क और मोहम्मद अमीन खान जैसे तुरानी अमीर उनके खिलाफ हो गए। आखिरकार 1720 में एक साजिश के तहत हुसैन अली खान की हत्या कर दी गई और 1722 में अब्दुल्ला खान को एक लड़ाई में हराकर मार दिया गया। इस तरह सैयद बंधुओं का अंत हुआ। तो सैयद बंधुओं के बाद गद्दी पर बैठे मोहम्मद शाह, जिनका शासनकाल काफी लंबा रहा, 1719 से 1748 तक। इन्हें रंगीला भी कहा जाता है। ये नाम क्यों पड़ा? मोहम्मद शाह रंगीला हाँ, इसलिए कहलाई क्योंकि वो राजकाज से ज्यादा ऐशो आराम, संगीत और कलाओं में डूबे रहते थे। अच्छा, मतलब प्रशासन पे ध्यान नहीं था? बिल्कुल नहीं। प्रशासन पर उनकी पकड़ ढीली थी। वो एक कमजोर और विलासी बादशाह थे। नतीजा ये हुआ कि उनके लंबे शासनकाल में साम्राज्य का बिखराव बहुत तेज हो गया। कैसे? क्या हुआ उनके दौर में, मतलब क्या बिखरा? सबसे बड़ी बात तो ये हुई कि कई सूबे लगभग आजाद हो गए। निजामुल मुल्क, जिन्हें 1722 में वजीर बनाया गया था, हाँ, निजामुल मुल्क, वो दिल्ली दरबार की साजिशों से तंग आकर 1724 में दक्कन लौट गए और वहां हैदराबाद रियासत की मजबूत नींव डाली। हैदराबाद अलग हो गया? हाँ,
इसी तरह बंगाल, अवध और पंजाब के सूबेदार भी लगभग स्वतंत्र शासक बन बैठे। हालांकि वो नाम के लिए अब भी बादशाह को ही अपना आका मानते थे। मराठों ने इस कमजोरी का फायदा उठाकर मालवा, गुजरात और बुंदेलखंड पर अपना दबदबा कायम कर लिया। और इसी दौर में वो भयानक हमला हुआ जिसने मुगल साम्राज्य की कमर ही तोड़ दी, नादिर शाह का हमला। हाँ, 1738-39 में ईरान के शासक नादिर शाह का हमला। ये मुगल साम्राज्य के ताबूत में एक बड़ी कील साबित हुआ। ऐसा क्यों हुआ? मतलब हमला क्यों हुआ? वजह मुगलों की अंदरूनी कमजोरी, खासकर उत्तर पश्चिमी सीमा की लापरवाही और दरबार के अमीरों की आपसी लड़ाई। इसने नादिर शाह को हमला करने का मौका दिया। और करनाल की लड़ाई हुई 13 फरवरी 1739 को। इसमें मुगल फौज बुरी तरह हारी और बादशाह मोहम्मद शाह को बंदी बना लिया गया। हाँ, बंदी बना लिया। इसके बाद नादिर शाह दिल्ली आया। उसने शहर में भयानक कत्लेआम मचाया और कहा जाता है कि लगभग 70 करोड़ रुपए की दौलत लूटी। 70 करोड़ उस जमाने में? हाँ, साथ में वो शाहजहां का बनवाया मशहूर तख्ते ताउस यानी मयूर सिंहासन और कोहिनूर हीरा भी अपने साथ ईरान ले गया। ओह, कोहिनूर भी? जी, ये मुगल इज्जत और ताकत पर एक जबरदस्त चोट थी। साम्राज्य की रही सही इज्जत मिट्टी में मिल गई और उसकी खोखली हो चुकी सैन्य ताकत दुनिया के सामने आ गई। नादिर शाह ने सिंधु नदी के पश्चिम का पूरा इलाका भी मुगलों से छीनकर फारसी साम्राज्य में मिला लिया। तो मोहम्मद शाह रंगीला के बाद 1748 में उनके बेटे अहमद शाह गद्दी पर बैठे, 1748 से 1754। क्या उनसे कुछ उम्मीद थी? क्या वो कुछ कर पाए? नहीं, अहमद शाह भी अपने पिता की तरह ही अयोग्य थे। प्रशासन असल में उनकी मां ऊधम बाई और उनके एक चहेते हिजरे जावेद खान के हाथों में चला गया। क्या मां? और हाँ, इनके समय में नादिर शाह के अफगान सेनापति अहमद शाह अब्दाली के हमले शुरू हुए, जो नादिर शाह की मौत के बाद अफगानिस्तान का शासक बन गया था। अब्दाली, अहमद शाह अब्दाली? जी, अब्दाली ने 1748 से 1761 के बीच कई बार हमला किया और पंजाब मुल्तान पर कब्जा कर लिया। आखिरकार 1754 में वजीर इमाद उल मुल्क ने अहमद शाह को गद्दी से उतार के अंधा करवा दिया और कैद कर लिया। फिर से वजीर ने बादशाह को हटा दिया? मतलब बादशाह अब पूरी तरह अपने वजीरों के हाथ की कठपुतली बन चुके थे। बिल्कुल। अगला बादशाह आलमगीर द्वितीय 1754 से 1759 को भी तो इमाद उल मुल्क ने ही बिठाया था। हाँ, और आलमगीर द्वितीय के समय में हालात और खराब हुए। अब्दाली ने जनवरी 1757 में फिर दिल्ली पर हमला किया और लूटपाट मचाई। और इसी साल 1757 में बंगाल में प्लासी का युद्ध हुआ था ना? हाँ, प्लासी का युद्ध, जहां अंग्रेजों ने नवाब सिराजुद्दौला को हरा दिया। हालांकि बादशाह सीधे इसमें शामिल नहीं थे, पर यह घटना भारत में ब्रिटिश ताकत के बढ़ने का एक बड़ा संकेत था। सही बात है। आलमगीर द्वितीय का अंत भी बुरा हुआ। 1759 में उनके वजीर इमादुल मुल्क ने ही उनकी हत्या करवा दी। फिर से हत्या। इसके बाद आए शाह आलम द्वितीय 1759 से 1806, जिनका शासनकाल बहुत लंबा और घटनाओं से भरा रहा। शाह आलम द्वितीय, हाँ, इनको तो अपने ही वजीर इमादुल मुल्क के डर से कई साल दिल्ली से बाहर बिहार और अवध में भटकना पड़ा। क्या बात कर रहे हैं? बादशाह दिल्ली से बाहर? हाँ, लगभग 12 साल तक वो दिल्ली में घुस ही नहीं पाए, क्योंकि वहां रोहिला सरदार नजीब खान का कब्जा था। सोचिए, बादशाह अपनी ही राजधानी में नहीं जा पा रहा था। अविश्वसनीय। और उनके नाम मात्र के शासन में ही दो बड़ी घटनाएं हुई, पानीपत की तीसरी लड़ाई और बक्सर की लड़ाई। बिल्कुल। 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच। हाँ, अब्दाली और मराठे। इसमें मराठों की भयानक हार हुई। इस हार ने मराठों का मुगल साम्राज्य पर कब्जा करके पूरे हिंदुस्तान पर राज करने का सपना तोड़ दिया। हालांकि अब्दाली भी इसके बाद भारत में नहीं रुका, लेकिन इसने उत्तर भारत में एक शक्ति शून्य पैदा कर दिया। और फिर 1764 में बक्सर की लड़ाई, इसमें तो शाह आलम द्वितीय खुद शामिल थे। हाँ, बक्सर में शाह आलम द्वितीय, बंगाल के भागे हुए नवाब मीर कासिम और अवध के नवाब शुजाउद्दौला की मिली जुली फौज अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी से हार गई। और ये हार शायद पानीपत से भी ज्यादा अहम साबित हुई। हाँ, कह सकते हैं। इसके बाद शाह आलम द्वितीय पूरी तरह अंग्रेजों पर निर्भर हो गए। उन्हें कई साल इलाहाबाद में कंपनी की निगरानी में रहना पड़ा। और यहीं पर 1765 में वो संधि हुई जिससे अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी मिल गई, रेवेन्यू राइट्स। बिल्कुल। इलाहाबाद की संधि से कंपनी को इन सूबों से लगान वसूलने का अधिकार मिल गया, जो भारत में ब्रिटिश राज की स्थापना की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम था।
शाह आलम द्वितीय 1772 में मराठा सरदार महादजी सिंधिया की मदद से दिल्ली वापस लौटे, लेकिन उनकी हैसियत एक पेंशनर जैसी ही रही। पेंशनर? हाँ, 1803 में जब अंग्रेजों ने दिल्ली पर कब्जा किया तो शाह आलम द्वितीय पूरी तरह उनके कैदी और पेंशनर बन गए। इसलिए कहा जा सकता है कि 1803 तक वो आखिरी मुगल बादशाह थे जिनके पास थोड़ी बहुत ही सही पर संप्रभुता बची थी। उनके बाद अकबर द्वितीय 1806 to 1837 आए, जो बस नाम के बादशाह थे। हाँ। लाल किले की दीवारों के भीतर अंग्रेजों के पेंशनर। जी। इन्होंने ही राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि देकर लंदन भेजा था, अपनी पेंशन बढ़वाने की गुहार लगाने के लिए। हाँ, ये वही है। और फिर अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय 1837 से 1857, जिन्हें उनके शायराना तखल्लुस जफर के नाम से ज्यादा जाना जाता है। बहादुर शाह जफर, मशहूर शायर मिर्जा गालिब उन्हीं के दरबार से जुड़े थे ना? हाँ, गालिब उनके समकालीन थे। 1857 के महान विद्रोह में सिपाहियों ने उन्हें अपना नेता और हिंदुस्तान का बादशाह घोषित कर दिया था। हाँ, बुजुर्ग बादशाह ने हिचकिचाहट के साथ ही सही पर विद्रोह का नेतृत्व स्वीकार किया, लेकिन अंग्रेजों ने विद्रोह को कुचल दिया। 20 सितंबर 1857 को मेजर हडसन ने बहादुर शाह जफर को हुमायूं के मकबरे से गिरफ्तार कर लिया और फिर उन पर मुकदमा चला और उन्हें देश निकाला देकर रंगून, बर्मा, आज का म्यांमार भेज दिया गया, जहां 1862 में गुमनामी में उनकी मौत हो गई। उनके बेटों को दिल्ली में गोली मार दी गई। बहुत दुखद अंत। इससे पहले ही अंग्रेजों ने तय कर लिया था कि मुगल बादशाहत खत्म करनी है। लॉर्ड डलहौजी ने 1849 में कह दिया था कि जफर के वारिसों को लाल किला खाली करना होगा जी। और 1856 में लॉर्ड कैनिंग ने ऐलान किया कि जफर के बाद कोई बादशाह नहीं कहलाएगा, सिर्फ शहजादे माने जाएंगे। तो इस तरह तैमूर और बाबर के महान वंश का अंत हो गया। अगर हम पतन के कारणों को संक्षेप में देखें जो इन स्रोतों से उभरते हैं, तो औरंगजेब की नीतियां, हाँ वो तो थीं, खासकर दक्कन में लंबे युद्ध और धार्मिक सख्ती, फिर कमजोर उत्तराधिकारी, दरबार में अमीरों की गुटबाजी और साजिशें। वो गुटबाजी तो बहुत थीं। हाँ, उत्तराधिकार का कोई तय नियम न होना जिससे हर बादशाह की मौत के बाद जंग छिड़ जाती थी। जागीरदारी संकट। जागीरदारी संकट वो क्या था? मतलब जागीरें कम थीं और लेने वाले अमीर ज्यादा, जिससे असंतोष बढ़ा। फिर सेना की कमजोरी, खाली होता शाही खजाना। नादिर शाह लूट ले गया। हाँ, और फिर अब्दाली, नादिर शाह और अब्दाली जैसे बाहरी हमले, और बंगाल, अवध, हैदराबाद, मराठा, सिख, जाट जैसी क्षेत्रीय ताकतों का ताकतवर होकर उभरना, इन सब ने मिलकर मुगल साम्राज्य को खत्म कर दिया। सही। स्रोतों में मुगल प्रशासन और संस्कृति का भी जिक्र आता है। जैसे प्रशासन की इकाइयां थीं सूबा, सरकार, परगना और फिर गांव। हाँ, सूबा मतलब प्रांत, सरकार मतलब जिला, परगना मतलब तालुका जैसा। और मनसबदारी, जागीरदारी व्यवस्था जो प्रशासन और सेना की रीढ़ थी। हाँ, मनसबदारी एक पद या रैंक होता था जिससे किसी अमीर का दरबार में स्थान और वेतन तय होता था। इसमें जात और सवार रैंक होते थे। जात और सवार। जात मतलब व्यक्तिगत पद और सवार मतलब कितने घुड़सवार रखने हैं। जागीरदारी में इन मनसबदारों को नकद वेतन की जगह जमीन यानी जागीर दे दी जाती थी, जिससे वो लगान वसूलते थे। लेकिन धीरे धीरे इस व्यवस्था में भ्रष्टाचार और संकट बढ़ गया। अच्छा, और संस्कृति, वास्तुकला वगैरह? हाँ, संस्कृति की बात करें तो मुगल वास्तुकला बेमिसाल है। हुमायूं का मकबरा, फतेहपुर सीकरी, ताजमहल, दिल्ली का लाल किला, जामा मस्जिद, औरंगाबाद का बीबी का मकबरा, ये सब तो आज भी खड़े हैं। बिल्कुल। चित्रकला भी जहांगीर के समय में कमाल पर पहुंची। उस्ताद मंसूर और बिशनदास जैसे बड़े चित्रकार हुए। एक दिलचस्प बात यह भी है कि तंबाकू का इस्तेमाल भारत में अकबर के आखिरी सालों में पुर्तगालियों के जरिए आया। अच्छा, तंबाकू? हाँ, और जहांगीर ने इसे सेहत के लिए हानिकारक मानकर रोकने का हुक्म भी दिया था। क्या बात है। तो ये थी मुगल साम्राज्य के पतन की कहानी। कैसे अंदरूनी कमजोरियां, नाअहल शासक, दरबार की साजिशें, आर्थिक बदहाली और बाहरी हमलों ने मिलकर एक वक्त के सबसे ताकतवर साम्राज्य को बिखेर दिया और 1857 के बाद ये वंश इतिहास बन गया। और ये सोचने पर मजबूर करता है कि अगर 18वीं सदी में मुगल साम्राज्य का पतन न हुआ होता या कोई मजबूत शासक हालात संभाल लेता, तो भारत का इतिहास शायद कुछ और होता। हाँ, ये तो सोचने वाली बात है। या ये भी कि क्या
मुगलों के पतन से जो खालीपन आया उसी ने अंग्रेजों जैसी यूरोपीय ताकतों के लिए रास्ता आसान कर दिया। जी ये सवाल इतिहास के विद्यार्थियों के लिए हमेशा अहम रहेंगे। बिल्कुल। अगर आपको ये चर्चा पसंद आई या इसने आपकी परीक्षा की तैयारी में मदद की तो प्लीज इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, स्क्रीन पर दिए गए स्कैनर पर हमें सपोर्ट करें और ऐसे ही और गहन विश्लेषण के लिए परीक्षा स्टडी वॉल्ट को सब्सक्राइब करें। संपूर्ण आधुनिक इतिहास की अवधारणा के लिए हमारी आधुनिक इतिहास प्लेलिस्ट को भी अवश्य देखें। धन्यवाद।